वो मंदिर वाला समय जहाँ से आपके लाइफ ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया था, हनुमान जी का मंदिर, वो स्टोरी आप बताएंगे थोड़ी सी डिटेल में, क्या हुआ था उस दिन? हाँ, अभी डिटेल में ऐसे बताऊँ ना कि जब मैं पटना आया था तो एक हॉस्टल में रहता था। मतलब बजट मेरा मम्मी का 2500 था कि अभी ये बोलूँगा ये किस्सा तो मैं रो ही दूंगा शायद, क्योंकि बहुत चीज़ें लगी हैं। मतलब पटना भेजने में मुझे बहुत मतलब लोगों को परेशानी हुई है, घर वालों को। मुंबई रह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि मुंबई में आदमी रह रहा है तो ऑलरेडी कट टू कट बजट रहता है एकदम रूम का रेंट। अब सोचिए मुंबई, या फिर वैसे एग्जैक्ट मुंबई में नहीं है, 14 किलोमीटर दूर एक भिवंडी नाम का शहर है, वहाँ पे रहते थे हम लोग, रहते हैं अभी भी है। तो वैसे शहर में अपने 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना है ना, फिर अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना जो भी है, तो बहुत एकदम कट टू कट हो जाता है। और पापा फिटर की नौकरी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2500 का बजट बना के आया था मैं मंथली की ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे। और 10वीं के बाद पापा ने बोला था कि मतलब मेरी बहन को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाया, रहने देते, ठीक है। पर मैंने बोला था कि नहीं नहीं, मेरी बहन पढ़ेगी, मैं नौकरी करूँगा, मेरी बहन पढ़ेगी। तो मैंने कोचिंग क्लासेस, स्कूल, ये सारे के साथ अब मैंने एक जगह नौकरी भी पकड़ ली थी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड में नौकरी करने लगा था मैं, जहाँ पे एज अ OPS काम करता था, जिसमें जैसे प्रोडक्ट को कलेक्ट करने जाना पड़ता है ना। अभी तो सब दोनों काम हो जाता है वैसे ही, तो हम लोग प्रोडक्ट को कलेक्ट करने जाते थे जिनको डिलीवरी देनी होती थी। फिर वो काम पकड़ा मैंने। और कौन से ईयर की बात है ये? अभी 3-4-5 साल पहले, 20 के आसपास। हाँ, 4.5 साल पहले, कोविड के, मतलब थोड़ा कोविड के और पहले, और बीच में कोविड बीच में था ये ड्यूरेशन के। फिर कैसे कैसे करके पढ़ाई हुई। फिर मैंने देखा कि ब्लू डार्ट की नौकरी करने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 3 से 12 बजे तक वो नौकरी करनी पड़ती थी। 3 के दोपहर से रात में 12 बजे तक की शिफ्ट रहती थी। तो मैंने बोला कुछ ऐसा काम ढूंढता हूँ जिसमें जितना मेरा मन करे काम करने का उतना करूँगा, पैसा मिला फिर छोड़ दूंगा और अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। तो मैंने सोचा कि ज़ोमैटो की नौकरी कर लेता हूँ। मैंने देखा कि ID बनाते हैं, फिर ऐसा होगा। तो मैंने ID बनाई, सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे रिज़ाइन डाला। सर ने बहुत मनाया, क्यों छोड़ रहा है मत। मैंने बोला नहीं सर, अब नहीं, अब जा रहा हूँ, पढ़ूंगा मैं। तो बोले ठीक है, जब भी लौटना होगा तो ठीक है, वेट करेंगे, अच्छा स्टाफ है तू मेरा। मैंने बोला ठीक है सर। तो इसमें दिक्कत ये थी ना कि क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, पहचान के हैं, या फिर जिन तक ये बात पहुँचती कि अभिषेक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय कर रहा है, तो ठीक नहीं लगता। और गांव जवार में बिहार के आदमी है तो साला भले अंदर खोखला रहे मगर अभिमान तो ऊपर ऐसे लेके रखते हैं कि ना हमारा मतलब ऐसा। तो ID बना ली थी मैंने, मगर मैं क्या करता था ना, अब जैसे मान लीजिए अपने ही शहर में करूँगा, अपने ही लोकेशन में, पता चला कि मौसी के घर लेके पहुँच गया मैं डिलीवरी है ना, तो बोले तो सब पकड़ा जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि मैंने एरिया अपने से 20 किलोमीटर ज़्यादा दूर का चूज किया था कि जान पहचान, हाँ, कि वो उसी एरिया के हिसाब से देता है ताकि कोई जान पहचान का हो ही ना उधर। तो मगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 20 किलोमीटर चला जाता था, अब 20 किलोमीटर आना, तो मतलब वो तो मेरे फेयर में नहीं होता था ना। मैं 20 किलोमीटर जाऊँगा वहाँ पे ID लॉगिन करूँगा तभी चालू होगी लोकेशन में, वैसा होता है। तो 40 किलोमीटर का मेरा डेली रनिंग मतलब बिना पैसे का होता था, समझ ले पेट्रोल का पैसे जाता था। उस वजह से मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं 4 या 3 बजे शाम को निकलता हूँ और 8-9 बजे करके निकल आऊँगा, है ना, जितना भी 400-500 जमा होगा रहेगा। मगर क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट मेरा 40 किलोमीटर डेली का ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे 2-3 घंटा और करना पड़ता था कि नहीं भाई थोड़ा और कर लेता ताकि वो फिटनेस हो जाए, वरना तो आया गया सब फिटनेस हो जाता, इक्वल हो जाता। तो ऐसा होता था कि 3-4 बजे निकलता था, फिर 12-1 बज जाता था। फिर मैं सोचता था कि 12-1 बज गया है, 1000 हो गया है, वो 1200 पे तो गिग्स मिलता है, मतलब कुछ बोनस मिलता है अगर 1200 का आप कर देंगे तो यार 1200 कर लेता हूँ। उसी चक्कर में मतलब फिर 1-2 बज जाता था, 3 बज जाता था। 1200 का टोटल डिलीवरी अमाउंट या अपना? हाँ उसमें, हाँ नहीं वो टोटल जमा हो जाता था, मतलब मेरे हिस्से का आया 30-40 रुपये जोड़ के। हाँ फिर मतलब ये बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता गया। फिर स्लिप साइकिल ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब, और कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था। इतना काम करूँगा फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो फिर ठीक से बातचीत हुई और मैंने बोला कि मतलब अगर चला जाता पटना तो बढ़िया रहता। तो इस टाइम पे मतलब जो मेरे इस करियर में पटना लाने में जो भगवान रहे हैं, समझ लीजिए मेरे पवन भैया हैं, मेरे मामा के लड़के, वो नहीं होते तो मैं आ ही नहीं पाता पटना। क्योंकि मतलब यहाँ पर जिनके यहाँ रहना था या फिर तो काफ़ी दिक्कत होती यहाँ पे आके रहने में, क्योंकि किसी का खोज खबर कुछ था नहीं पटना में। सिवान का हूँ तो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में थी। तो पवन भैया से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आओ यहाँ पे बंदोबस्त करवा देंगे।
पर अब कोई बंदोबस्त करवा देगा बोलेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे वैसे सब कुछ कर देगा। तो हमने सोचा कि बजट बना कि कैसे कितना क्या खर्चा आ सकता है। 1500 एकदम जो एकदम ऐसा रूम होता है ना जो 700 800 1500 वाला, जिसमें किचन बाथरूम सब एक ही है, या फिर बाथरूम 10 लोग का कॉमन है, तो वैसे रूम में शिफ्ट हुए। पर वहाँ पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, ऑब्वियसली नहीं हो पाती है ठीक से। तो खोज खबर करके 5,000 रुपया महीने पे हॉस्टल हमने ढूंढा कि हाँ भाई यहाँ पे हो सकता है। और इसके पीछे भी एक कहानी मतलब ऐसी थी आने की कि मतलब जब मेरी बहन तो ग्रेजुएशन अभी हो गया, उसकी शादी होगी भगवान की कृपा से, बहुत बढ़िया अभी चल रहा है सब। तो जिस बहन को मैंने बोला था कि नहीं तू पढ़ मैं नौकरी करूँगा, जब मेरे को यहाँ पे आना था तो पापा ने साफ हाथ खड़ा कर लिया कि ना हमरा से ना हुई। सही बात है, उनकी भी कंडीशन ऐसी थी, वो कैसे करेंगे मैनेज, घर का लोन भी था उस टाइम पे। तो पापा ने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम लोग अपना देख लो। तो मेरी बहन बोली कि ठीक है भैया, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, अभी तू मेरे को पढ़ाया था तो अब मैं तुझे पढ़ाऊँगी, तू मतलब जा पटना। तो मैं फिर पटना आया और चीज़ें शुरू की। फिर 5,000 रुपये वाले हॉस्टल में रहते थे, फिर थोड़ा बहुत करके थोड़ा और बजट आया और वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा था। तो हमने एक पीजी में शिफ्ट किया और उसी पीजी में रहते थे अतुल भैया। अच्छा। हाँ, अभी भी बातचीत होती है उनसे और वो अभी भी उसी पीजी में रहते हैं। अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, इंटरव्यू, भगवान की कृपा से निकल जाए सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे ना मैंने स्टेनोग्राफी की पढ़ाई कर रहा था और मैंने तो सोचा था कि अब स्टेनोग्राफी बहुत आसान रहता है, बहुत ज़्यादा लोग सीखते नहीं है, उसमें वैकेंसी आती है मगर एग्ज़ाम मतलब निकल जाता है। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख लिए तो समझिए कि 90% चांसेस है आप स्टेनोग्राफर बन जाएंगे, बाकी बीपीएससी और उन चीज़ों के मुकाबले। तो मैंने बोला यार बढ़िया है। और ये चीज़ भी मेरे को पवन भैया ने ही बताई थी, क्योंकि वो खुद भी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर है, वो अभी कोलकाता में पोस्टेड हैं। तो उनके निर्देशन में मैं ये कोर्स करने लगा और मेरी आदत थी वीडियो बनाने की। तो मम्मी ने कॉल किया, बोली एक दिन कि देखो बाबू, मतलब 1 महीना 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1 महीना बाद एग्ज़ाम है, 20-25 दिन बाद, तो तुम, मैं जानती हूँ कि वीडियो अब मगर अभी बंद कर दो और चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ। तो अब देख ही रहा था मैं इतना कष्ट करके मतलब भेजा गया है मुझे, तो मैंने बोला ठीक बा मम्मी, अब मैं चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। तो मैं चुपचाप सिर्फ जाता था और वापस आता था। मगर 2 दिन बाद मेरी मम्मी का कॉल आया और बोली कि देख, मैं जानती हूँ कि तेरा दिल तो मानेगा नहीं वीडियो बनाए बिना, और मैं बोल दी हूँ तो तू बनाएगा भी नहीं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत बना लिया करना, पर पूरा उसमें डूबे मत रहना। तो बोला ठीक है मम्मी। फिर वीडियोज़ भी बना रहा था, कॉलेज क्लासेस वैसे भी जा रहा था। तभी आया नवरात्रि का टाइम। मैं जैसे घर ना सड़क के ठीक बगल में था, तो वॉइस ओवर करते टाइम कुछ ऐसे, तब काइन मास्टर से आज भी मैं एडिट करता हूँ तो उस टाइम पे वो ना नॉइस कैंसलेशन वाला फीचर नहीं आया था कि मतलब नॉइस कैंसिल हो जाए, और वो ऑडासिटी वो सब मेरे को लैपटॉप था ही नहीं तब, तो कैसे कर रहे हैं, और ऑनलाइन उतना एआई वाला कुछ भी नहीं आया था तब। तो मैं ना रात में 3 बजे वॉइस ओवर करता था, दिन भर क्लिप रिकॉर्ड करता था और रात में 12 से 3 के बीच में रिकॉर्ड करता था, क्योंकि 4 बजे मकान मालकिन लोग सब उड़ जाते थे 5 बजे तक, और एकदम साए करके पंखा पूरा टपक रहा है पसीना, वैसे उसको एडिट करता था और अपलोड करता था। उस दिन नवरात्रि की बात है, मेरे मतलब ये जैसे रूम है और ये अभी हॉल में अपन बैठे हैं, तो अगर मान लीजिए अतुल भैया एक रूम में रहते थे, एक रूम में मैं रहता था, तो यूँ समझिए कि वो 1 BHK था और मैं हॉल में रहता था, और अगर उनको बाहर जाना है घर से तो मेरे कमरे के बीच में से होके गुजरते थे वो। तो मैं उस दिन रील मैंने एडिट की थी, शाम का टाइम हो रहा था, 6-7 शायद बज रहे होंगे, और रील एडिट की और 3 या 7% कुछ बैटरी बची थी मेरे मोबाइल में। उन्होंने बोला कि चलोगे अभिषेक तुम भी नवरात्रि में बाहर घूम के आते हैं। बोला चलिए घूमने फिरने, तो नया लड़का पटना में तो मज़ा ही आएगा, बोला चलिए चलते हैं। तो 7% बैटरी थी, मैंने फटाक से रील को कुछ भी कैप्शन लिखा और अपलोड किया, फ़ोन लॉक किया, मतलब अपलोड होने के बाद फ्लाइट मोड पर डाला, लॉक किया और छोड़ दिया। घूमते उसमें कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था, क्योंकि 6% चार्जिंग बची थी और नवरात्रि का माहौल था, कितना मज़ा आता रिकॉर्ड करने में अगर उसको दिखा रहे हैं तो रिकॉर्ड करके फिर मैं पहुंचा, ऐसे एकदम रॉ में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ बना नहीं रहा हूँ ना, याद करके बोल रहा हूँ। तो घूम रहे बहुत सारी जगह देखी। मेरे को अभी भी याद नहीं है कि मैं पटना में उस टाइम पे कौन सी जगह पे घूमा हूँ, क्योंकि जब अभी मैं अगर जाता हूँ वहाँ पे कि हाँ यहाँ गया, तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ घूमा था मैं। होता है। तो 3-4 जगह हमने देखा, मूर्ति देखी, प्रणाम किया, ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, और फिर घूमते हम लोग पहुँचे तब महावीर मंदिर। और महावीर मंदिर में कैसा है ना कि तब शायद वो ठीक से नहीं बना था जूता चप्पल रखने वाला, अभी 3 साल पहले ठीक से नहीं था, अब भी शायद वो
बना है अगर, या फिर भीड़ में मेरे को याद भी नहीं है ठीक से, मगर ये वाकया याद है कि उन्होंने बोला कि भाई उनका महंगा जूता था, शायद कितने का था याद नहीं, मगर जूता मेरे से अच्छा था, मेरे पास कुछ सस्ता वाला जूता था। तो उन्होंने बोला कि दोनों भाई एक साथ जाएंगे, पता चला दोनों जूता गायब हो जाएगा, तो आप या तो एक आदमी जाएगा, एक आदमी जूता देखेगा, फिर दूसरा आदमी आएगा तो दूसरा आदमी दूसरा का जूता देखेगा और वो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है पहले मैं जाता हूँ। तो मैंने जूते खोले और अंदर चला गया, और इत्तेफाक से अंदर आरती चल रही थी। अब पता नहीं शाम को किस टाइप की आरती थी, मगर बहुत लोग ज़्यादा जमा थे और मतलब भजन कीर्तन वहाँ पे हो रहा था। तो मैं भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि मैंने सुन रखा था सक्सेस रेट इसमें भी बहुत, स्टेनोग्राफी में भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो बोला हे भगवान मैं क्या कर रहा था, मैं क्या अभी कैसे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इतना पता है कि आपके लिस्ट में, आपकी डायरी में जो लिखा होता है वैसा ही होता है। तो मैं तो थक गया हूँ मांग मांग के, मतलब 20-22 साल का हो गया अभी, मैं थक गया हूँ मांग मांग के। रुआ जौन देवे के बाद तौन अपना हिसाब से दे दी, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा मतलब कोई मेरी उम्मीद नहीं है कि आप मुझे यही दो, आपको जो ऐसे ही किया मैंने। और तो 15-20 मिनट आरती चली और मैं बाहर आया, फिर वो बोले कि इतना टाइम कैसे लग गया, बोला आरती चल रही थी। बोला ठीक बात, जूता देखा, हम जाता नहीं। तो मैं जूता देखने लगा, वहीं पे ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे करके खड़ा था, ऐसे पतला सा था और ज़्यादा मैं पतला था तभी, ऐसे खड़ा हूँ पोल को टेका लेके, और मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ कि रील पे व्यूज़ कितना आया है। तो 7 बजे शायद मैंने डाला था, 8:30-9 कुछ बज रहा होगा उस टाइम पे। तो मैंने नोटिफिकेशन नीचे किया, iPhone 11 था, उसकी भी एक अलग कहानी है पर उसको अभी रहने देते। मैंने नोटिफिकेशन अपने फ़ोन का नीचे किया, फ्लाइट मोड से हटाया और नेट चालू किया। फिर मैं फटाक से इंस्टाग्राम पे गया, तो ऐसे लोडिंग दिखा रहा था, और इंस्टाग्राम में तो ऐसे कुछ दिखा नहीं रहा था क्योंकि अभी जस्ट ही नेट ऑन किया था। तो मैंने बोला ठीक है कितने आया होगा, साला 30-40 व्यूज़ होगा, 18-20 लाइक होगा, और झूठ मूठ का लोग कमेंट किए रहेंगे भाई गजब वीडियो है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप बनाओ ना, अपने दोस्तों को भेजो तो वो यही बोलते हैं गारदा वीडियो है भाई सही फीडबैक देंगे तब ना आदमी सही से बनाएगा। तो मैंने ना रिसेंट से हटा दिया इंस्टाग्राम को, रिसेंट से हटा फिर से चालू किया, और फटाक से वो होम वाले इसमें गया जिसमें रील का सेक्शन था, रील पे देखा 129, ठीक है 50-60 व्यू आता था, अभी तो इतने कम टाइम में 129 व्यूज़ आ गए हैं, बढ़िया ही है। फिर मैं वापस होम पेज पे आया क्योंकि वो वहाँ पे थे, मैंने बोला थोड़ा होम पेज पे आदत है स्क्रॉल करने की, तो होम पेज पे आया तो वहाँ पे नोटिफिकेशन जो अभी नीचे आ रहा है, शायद वो नीचे था, वो शायद जहाँ पे लाइक व्यूज़ दिखाते हैं ना, वो तब राइट साइड में नीचे हुआ करता था। तो मैं देख रहा हूँ 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलोअर्स, बोला भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने उस पर टच किया और देखा कि सही मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग, मुझे फॉलो किया है। फिर मैंने जाके फॉलोअर्स चेक किए तो देख रहा हूँ कि 880 से मतलब 1200 कुछ हो गया था, या फिर कुछ ऐसा ही आंकड़ा था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। फिर मैंने जाके उस रील के व्यूज़ चेक किए तो 129 नहीं था, 129K था वो। और मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं जैसे ही मैंने व्यूज़ देखे मैं वही सिर पर हाथ रख के बैठ गया, बोला हे बजरंग बली इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एकदम खुशी मैंने 5-4-3% बैटरी बची हुई थी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था रास्ते में। फिर फटाक से मम्मी को कॉल किया, और मम्मी को बोला कि मम्मी तारा लड़का के वीडियो पर 1,29,000 लोग मतलब तारा लड़का के वीडियो देख ले पालो। तो मैं बोली कहाँ 1,29,000? तो हाँ तारा लड़का के वीडियो 1,29,000 लोग देख ले पा। तो मम्मी वहाँ से बोली, जितना भी उन आवाज़ आ रहा था शोरगुल में था मैं, कि ठीक बा बाबू तू एगो काम करो, आज से लेके अगला 30 दिन ले मतलब डेली एगो वीडियो डालिया। क्योंकि मतलब मैं शुरू से ही बना रहा हूँ, तो मम्मी ने देखा था कभी 4,000 किसी व्यूज़ आ गए टिकटॉक पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता था, पूरे छॉल को पता चल जाता था कि इसके वीडियो पे 4,000 व्यूज़ आए। तो मम्मी मतलब जिस माँ ने कहा था कि अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, वो माँ बोली कि मतलब जिसने बोला था कि पढ़ाई मत करना, वो माँ बोली कि अभी तू पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, 1 मंथ अगले साल दे देना एग्ज़ाम, अभी व्यूज़ आए तो मतलब डालो वीडियो बना के। तो मैं डेली वीडियो बनाता गया, डालता गया, और तब से लेके आज तक मतलब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी ने कहा था कि अगर भगवान चाहते हैं कि तू यही करे तो रास्ता दिखाएंगे, वरना फिर बैक टू पवेलियन हो जाना।